दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपका क्लास 12 और 10th के लिए। प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है दोस्तों। आपको क्लास 12th में इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और आपको क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका डेरिवेशन होगा, प्रतिरोधों का संयोजन। तो आज हम इस वीडियो में शानदार तरीके से चर्चा करेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे, आपको समझ में 100% आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए क्या कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जब एक साथ संयोजित किया जाता या जोड़ा जाता तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता, प्रतिरोधों का संयोजन। समझ में गए, यानी कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जब एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, तो ऐसा जो संयोजन होता उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। इतना बात क्लियर। अब देखिए दोस्तों, जो प्रतिरोधों का संयोजन है, ठीक है, जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये मुख्यतः दो तरीका से इसको हम कर सकते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जो आपका प्रतिरोध का संयोजन है, प्रतिरोध का संयोजन किसे कहते हैं हमने आपको बता दिया। अब देखिए, प्रतिरोध का संयोजन दो तरीका से किया जा सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद आपको समझाते हैं। उससे पहले हम बताते हैं, देखिए दोस्तों, छोटा लॉजिक बता देते हैं। श्रेणी क्रम में जो भी आपका प्रतिरोध रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे मान लेते हैं वो एक ही लाइन में रहेगा, जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो इसी लाइन में जो भी आपका प्रतिरोध लगा रहेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम। इतना बात कंप्लीट है कि मतलब एक ही लाइन में टोटल प्रतिरोध लगा रहे, जितना आपको लगाना वो किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, इस टाइप से रहेगा। समझ आएगा। अब देखिए, हम आपको बताते हैं श्रेणी क्रम। सबसे पहला मेरा आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए, हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से हम आपको शानदार तरीके से बताएंगे। देखिए, इसमें मान लेते हैं तीन प्रतिरोध का हम संयोजन करते हैं। कितना प्रतिरोध, तीन। देखिए कितना प्रतिरोध, तीन। एक लगा दिए दोस्तों, फिर एक और लगाइए, ये दो हो गया, फिर एक लगाते और ये कितना हो गया, तीन। तो तीन प्रतिरोध आप क्या किया, हमने लगा दिए। और इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं दोस्तों R1 प्रतिरोध, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3। कितना प्रतिरोध लगा दिए, तीन प्रतिरोध। अब देखिए क्या करते हैं, इसको एक मैट्रिक्स के सहारे जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ एक मैट्रिक्स दोस्तों इसमें लगाते हैं, इस टाइप से यहीं पर लगाइए या सेल लगा दीजिए, जो आपको लगाने का मन है सेले लगा देते हैं। चलिए देखिए इस टाइप से, ये आपका क्या बन गया दोस्तों, डायग्राम। देखिए ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। कितना बात क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी, इसको मान लेते हैं बिंदु सी और इसको मान लेते हैं दोस्तों बिंदु डी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ रहे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जब बैटरी लगाए या सेल लगाए, इससे क्या होगा, करंट का प्रवाह होगा। तो करंट मानिए कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ आएगा, करंट मान लेते हैं आई करंट निकलता है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका किसका डायग्राम बन गया दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन। अब आपको समझना है कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो पहले ही आप जानेंगे श्रेणी क्रम का मतलब क्या, एक ही लाइन में टोटल प्रतिरोध लगा। देखिए, एक ही लाइन में टोटल प्रतिरोध लगा। हमने यहाँ पे कितना प्रतिरोध लिया, 3, 1 2 3। अब देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा कैसे लिखिएगा, यहाँ से देखिए, ये मेरा प्रथम प्रतिरोध, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा, हो गया। अब देखिए दोस्तों, प्रथम प्रतिरोध का, ये मेरा प्रथम प्रतिरोध है
प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, तो प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे, यहाँ पहला सिरा से, मतलब प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, और यही क्रम आगे बढ़ता है। समझ में आया कैसे? देखिए, प्रथम जो प्रतिरोध है, ये मेरा प्रथम प्रतिरोध है, तो प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरे के साथ जुड़ा हो, और यही क्रम आगे इसी प्रकार से बढ़ता रहे, तो ऐसा क्रम क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आ गया कि देखिए, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरा प्रतिरोध के दूसरे सिरे के साथ जुड़ा हो, और इसी प्रकार से दोस्तों आगे क्रम चलता रहेगा। तो ऐसा क्रम, ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, आपको परिभाषा समझना कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। अब देखिए, जब परिभाषा समझ में आ गया तो एक बात हम आपको बताते हैं, क्या कि जो आपका R1 प्रतिरोध है, तो R1 प्रतिरोध पर कितना विभवांतर होगा? तो विभवांतर क्या होगा? V1। विभवांतर इसका क्या हो जाएगा? V1। V1 इसमें कितना हो जाएगा? V2 इसमें कितना हो जाएगा? V3। ठीक है, प्रतिरोध इस पे R3 पे कितना? V3, इस पे V2 और इस पे कितना हो जाएगा? V1। और धारा सबका क्या रहेगा? सेम। अब क्यों रहेगा ये लॉजिक आप समझिए दोस्तों। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नहीं बदलता है, ठीक है, सिर्फ विभवांतर का मान बदलता है। और जब समांतर क्रम संयोजन में जाएंगे तो उसमें धारा का मान बदलेगा, विभवांतर का मान नहीं बदलेगा। कैसे होता सो देखिए, जब अगर दोस्तों लॉजिक समझाते हैं, अगर रास्ता अलग अलग है तो क्या होगा? धारा अलग अलग होगा। ये लॉजिक है। अगर रास्ता अलग अलग है तो धारा अलग अलग होगा। अगर रास्ता एक है तो धारा भी क्या होगा? एक होगा। इतना बात क्लियर हो गया? उसके बाद अगर बिंदु आपका अलग अलग हो तो विभवांतर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर बिंदु आपका एक है तो विभवांतर भी कितना होगा? एक होगा। इतना बात लॉजिक समझ में आ गया कि अगर रास्ता अलग अलग है तो धारा का मान अलग अलग होगा। अगर बिंदु अलग अलग है तो विभवांतर का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर बिंदु अलग अलग नहीं है तो विभवांतर का मान भी अलग अलग नहीं होगा। अगर क्या कहते, रास्ता अलग अलग नहीं है तो धारा का मान भी अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, करंट के जाने का रास्ता एक ही है, इस सब में करंट एक ही रास्ता से जा रहा है, इसीलिए धारा का मान में चेंजिंग नहीं हुआ। सब में आई धारा ही क्या रहा? प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ बिंदु की बात आता है। देखिए, आपका जो पहला प्रतिरोध है R1 वो बिंदु A और B के बीच में लगा है। फिर देखिए दूसरा प्रतिरोध बिंदु B और C में, और तीसरा क्या है? C और D। तो बिंदु क्या अलग अलग बिंदु पर सब प्रतिरोध लगा है, तो इसलिए इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? अलग अलग। इसका V1, इसका V2, इसका V3। इतना बात क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्तों, अब इसका हम डेरिवेशन की ओर चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे R1 प्रतिरोध, ठीक है, R1 प्रतिरोध पर कितना विभवांतर है, V का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ से लिख सकते हैं आप R1 प्रतिरोध या प्रतिरोध R1 प्रतिरोध R1 का विभवांतर प्रतिरोध R1 के विभवांतर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, विभवांतर मतलब V, तो V बराबर एक फार्मूला दोस्तों होता है IR। कहाँ से? तो ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर क्या आता है? IR होता है। तो देखिए, प्रतिरोध R1 का विभवांतर हम ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात क्या कर सकते हैं? V1 की बात करेंगे, V1 यही मेरा है। तो देखिए, R1 पर कितना विभवांतर होगा, अर्थात V1। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? R1 पर कितना विभवांतर है? V1। तो V1 का मान कितना होगा? देखिए, क्योंकि V बराबर क्या आता है? IR, तो V का मान कितना है? V1। तो V1 I
आई क्या दोस्तों सम सेम है, अभी जस्ट बताएं, ये क्या हो जाएगा आई ही हो जाएगा। और आर, तो आर कितना है दोस्तों यहाँ पर R1, ये क्या हो जाएगा R1, अर्थात V1 का मान कितना आ गया आई इंटू R1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी प्रकार से प्रतिरोध R2 पर विभवांतर करेंगे, फिर R3 पर, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रतिरोध R2 का विभवांतर अर्थात V2, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यही फार्मूला I इंटू आर, तो V का मान कितना है यहाँ पर V2 और I का मान सेम रहेगा और R का मान यहाँ पर क्या है दोस्तों R2, तो R2 समीकरण 2। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, नहीं। फिर तीसरा बात करेंगे प्रतिरोध R3 का विभवांतर कितना होगा, यहाँ पर प्रतिरोध R3 का विभवांतर अर्थात V3 बराबर क्या आ जाएगा इधर दोस्तों I इंटू R3, क्यों R का मान कितना है यहाँ पर R3, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले हम क्या किए कि R1 पर निकालिए कितना विभवांतर है, R1 प्रतिरोध, या कह सकते हैं हिंदी क्या लिख सकते हैं प्रतिरोध R1 सिरे पर विभवांतर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना बात आपको समझ में आ गया, तो V1 V2 V3 का मान निकल गया। अब टोटल विभवांतर निकालेंगे, टोटल विभवांतर कितना, चूंकि R1 प्रतिरोध पर इतना विभवांतर है, R2 पर इतना, R3 पर इतना। अब टोटल निकालेंगे, देखिए टोटल क्या आएगा, तो कुल विभवांतर बराबर कुल विभवांतर बराबर, तो कुल विभवांतर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये क्या निकल गया आपका कुल विभवांतर की बात कर रहे हैं। देखिए अर्थात कुल विभवांतर कहे तो V बराबर V1 प्लस V2। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 का मान कितना है दोस्तों, देखिए I इंटू R1 प्लस V2 का मान कितना है, देखिए I इंटू R2 प्लस V3 का मान कितना है दोस्तों I इंटू R3। फिर यहाँ से देखिए V बराबर I सम में है दोस्तों, तो I कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना आ जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ओम के नियम से हम जानते हैं क्या आता है V बराबर IR, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या आता है दोस्तों, देखिए ओम के नियम से आप क्या जानते हैं V बराबर I इंटू आर, ये चीज़ आप जानते हैं ओम के नियम से। अब देखिए दोस्तों ये समीकरण 3 है। अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कुल विभवांतर बराबर समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को जोड़ने पर, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम दोस्तों मान लेते हैं समीकरण 4, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको समीकरण मान लेते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से V बराबर या लिख सकते हैं समीकरण 4 में समीकरण 5 का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से V के जगह पर आप क्या डाल सकते हैं IR, या आप समीकरण नहीं लिखिए, समीकरण नहीं लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ से V के जगह पर क्या डाल सकते हैं IR, क्योंकि V बराबर ओम के नियम से क्या होता है IR, तो V के जगह पर क्या डालेंगे, देखिए यही बताते हैं। V के जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों IR बराबर, और इधर क्या है दोस्तों I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, बात के लिए। अब देखिए I से I कट जाएगा तो R बराबर हमें क्या मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दोस्तों क्या निकल गया सरणी क्रम संयोजन का सूत्र आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सूत्र या फार्मूला, समझ में आ गया कि श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है। क्या फार्मूला आता है R1 R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आपको समांतर क्रम संयोजन
का निगमन बताएंगे, किस प्रकार से उसका सूत्र हम निकालेंगे। फिलहाल आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन का भी हम बता दिए, उसका निगमन कैसे किए, उसका परिभाषा भी आप जानेंगे। अब 2 नंबर में आपका क्या आता है, समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या, सबसे पहले इसका डायग्राम बताता है, डायग्राम से आपको परिभाषा याद होगा। देखिए जो समांतर क्रम, मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध को हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। किस प्रकार से उसको देखिए, देखिए ये एक हो गया दोस्तों, एक प्रतिरोध ले लिए, फिर दूसरा प्रतिरोध लिखिए जो किसमें है दोस्तों, सभी प्रतिरोध एक समांतर क्रम संयोजन में स्थित। 2 प्रतिरोध हो गया। अब देखिए एक और लेते हैं, तीसरा प्रतिरोध ले लिए। इस तरीका से ये 3 प्रतिरोध है, ठीक है, जो किसमें है, समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो सभी प्रतिरोधों का बायां पक्ष एक बिंदु पर जुड़ा हो तथा दायां पक्ष एक बिंदु पर जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। यानी सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर हो और दूसरा सिरा किसी और अन्य बिंदु पर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। देखिए किस प्रकार से, देखिए देखिए ये आपका तीनों प्रतिरोध का जो बिंदु है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो देखिए तीनों प्रतिरोध का जो ये सिरा है, ये सिरा क्या है, एक ही बिंदु पर है तीनों प्रतिरोध का, और जो आपका दूसरा सिरा वो भी क्या एक ही बिंदु पर है। तो इसी को क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन किसे कहेंगे, समझ में आ गया कि सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा किसी और अन्य बिंदु पर जुड़ा हो, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि बिंदु ए और बी के साथ एक बैटरी को जोड़ देते हैं। बिंदु ए और बी के साथ एक बैटरी कहिए या एक सेल कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बैटरी के जोड़ देते, उसमें सेल जोड़े थे तो इसमें एक बैटरी जोड़ देते। देखिए ये तो माइनस, ये तो प्लस हो गया। यहाँ से करंट जाएगा दोस्तों आई करंट यहाँ। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि सभी प्रतिरोध का है एक बिंदु पर है, हमने आपको पहले ही लॉजिक बताए थे क्या कि अगर रास्ता दोस्तों अलग अलग है तो धारा का मान भी अलग अलग होगा। अगर रास्ता अलग अलग नहीं है तो धारा का मान अलग अलग होगा, नहीं होगा। उसके बाद अगर बिंदु आपका अलग अलग है तो विभवांतर का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर बिंदु आपका अलग नहीं है तो विभवांतर का मान भी अलग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट तो यहाँ से आया यहाँ, लेकिन यहाँ पे करंट को जाने का 3 रास्ता, इधर से इधर से इधर से, रास्ता कितना है 3। तो जब रास्ता अलग अलग होगा तो करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि ये जो आपका करंट आई है, ठीक है, ये यहाँ से 3 पार्ट में बटेगा। कितना पार्ट में बटेगा, 3 पार्ट में। इधर भी आएगी करंट, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। इसमें मान लेते हैं I1 करंट गया, ठीक है, क्या गया I1 मान लीजिए। इसमें मान लेते हैं I2 करंट गया, और इसमें मान लेते हैं I3 करंट गया। I करंट ही क्या 3 पार्ट में बटा, I1 I2 I3। क्यों, क्योंकि रास्ता अलग अलग है, हमने पहले बताए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिंदु की बात करें तो बिंदु आपका एक ही है, ए और बी एक ही बिंदु पर आपका क्या है, तीनों प्रतिरोध लगा, इसलिए क्या होगा, विभवांतर का मान नहीं बदलेगा। सभी पर विभव का मान क्या होगा, सेम होगा। सभी का विभव कितना होगा, सेम। इस पर भी V, इस पर भी V, इस पर भी V। इतना बात क्लियर होगा। लेकिन आप जब सरणी क्रम संयोजन अभी जस्ट हमने आपको बताए थे, उसमें आप क्या देखे थे कि उसमें विभवांतर का मान अलग था, V1 था, V2 था, V3 था, लेकिन धारा का मान एक था। क्योंकि वहाँ रास्ता क्या था, एक था, तो धारा का मान एक, लेकिन बिंदु क्या था, अलग अलग था, इसलिए विभवांतर का मान अलग अलग हुआ। लेकिन यहाँ पर बिंदु क्या है, एक है, तो इसलिए विभवांतर का मान अलग अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रास्ता अलग अलग है तो धारा का मान क्या है, अलग अलग हो गया। समझ में आ गया। इसको मान लेते दोस्तों, ये पहला प्रतिरोध आपका क्या है, R1 मान लीजिए। ये मेरा मान लेते हैं, ये मेरा R1 प्रतिरोध हो गया, ये मेरा R2 प्रतिरोध हो गया, ये मेरा R3 प्रतिरोध हो गया।
कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए यहीं पर मान लेते हैं, लिख देते हैं, इस पे भी वी, इस पे भी वी, इस पे भी वी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं। डायग्राम समझ में आ गया। परिभाषा क्या लिखिएगा कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा किसी और एक बिंदु पर जुड़ा हो तो ऐसा क्रम, ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन का। डायग्राम भी आप बनाना सीख गया। अब इसका डेरिवेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धारा अलग अलग है तो धारा का मान हम ज्ञात करेंगे। उसमें विभवांतर अलग अलग था तो विभवांतर का मान हमने ज्ञात किए थे। तो देखिए R1 प्रतिरोध पे धारा का मान कितना होगा, R1 प्रतिरोध पे धारा का मान कितना होगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए प्रतिरोध R1 में धारा, क्या लिखेंगे, प्रतिरोध R1 में धारा, धारा कहे तो प्रतिरोध R1 में धारा कितना, I1, अर्थात I1 बराबर। अब देखिए दोस्तों ओम के नियम से आप जानते हैं, V बराबर क्या होता है, IR, जानते हैं। अगर यहाँ से हम I का मान निकाले तो हमें क्या मिलेगा, V बट्टा R। I बराबर क्या निकलेगा, V बट्टा R, जहाँ V आपका क्या है, विभवांतर कर सकते हैं, R आपका रेजिस्टेंस और I आपका करेंट। इतना बात समझ में आ गया। तो देखिए I1 यहाँ पे I है तो I की जगह पर क्या दोस्तों, I1 तो I1, फिर क्या V सबका सेम है तो V, अब बट्टा R, तो R इस पे कितना है, R1, तो मान लेते R1, तो इसको मान लेते समीकरण 1। तो R1 प्रतिरोध में धारा कितना है, I1 बराबर V बट्टा R1। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, प्रतिरोध R2 में धारा कितना दोस्तों, R2 में धारा I2 बराबर कितना हो जाएगा, I का मान कितना है, I2 दे दिए, फिर देखिए V सबका सेम है बट्टा R कितना है इसके लिए, R2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत है ना। फिर देखिए यहाँ से फिर प्रतिरोध R3 की बात करेंगे, R3 में धारा अर्थात I3 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, V बट्टा R3, क्योंकि V सबका सेम है, सिर्फ क्या बदल रहा, R1 R2 R3, यहाँ पे R का मान कितना, R3। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसको मान लेते समीकरण 3। अब देखिए कुल धारा निकालेंगे, अर्थात टोटल I का मान। तो I बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्यों, क्योंकि I ही आपका 3 पार्ट में बटा है, I1 I2 I3, इसलिए I बराबर निकालते हैं। यानी टोटल धारा कर सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, I1 प्लस I2 और प्लस का I3, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से I1 I ऐसी रहेगा, I1 का मान दोस्तों कितना है बोलिए, देखिए I1 का मान यहाँ पर V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3, यही ना। देखिए I1 का मान इतना है तो डाल दिए, I2 का मान इतना है, I3 का मान इतना है, क्योंकि I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ देखिए इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों I बराबर यहाँ बनाते, इसको मिटा देते दोस्तों। I बराबर आपने अभी क्या देखिए इतना चीज आया। अब देखिए यहाँ से अगर लघुत्तम लिया जाए इसका तो ये हमें क्या देगा, ये हमें दोस्तों दे देगा I बराबर, देखिए I बराबर क्या देगा, सबका एलसीएम अगर ले ले तो क्या होगा, या एलसीएम नहीं लीजिए, सम आपका V है तो V आप कॉमन ले लीजिए। V हम अगर कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, V अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 बट्टा R1 और प्लस 1 बट्टा R2 और प्लस 1 बट्टा R3 मिल जाएगा। देखिए यहाँ से V कॉमन यहाँ से लिए तो क्या बचा, 1 बट्टा R1, इसमें भी V कॉमन ले तो 1 बट्टा R2, इसमें भी V हटा तो 1 बट्टा R3, तो V कॉमन ले तो हमें क्या बचा, V इंटू 1 बट्टा R1 प्लस R2 प्लस 1 बट्टा R3, फिर गुना करेंगे तो उतना ही आएगा।
इतना बात क्लियर हो गया। अब फिर देखिए दोस्तों, हम ओम के नियम से जाते हैं। कहाँ से? ओम के नियम से आप जाइए। ओम के नियम से, ओम के नियम से आप क्या जानते हैं? V बराबर क्या होता है? I R। इतना आप जानते हैं। अगर यहाँ से हम I का मान निकालें तो I का मान हमें क्या मिलेगा दोस्तों? V बट्टा R। क्या मिलेगा? V बट्टा R मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर इस I के जगह पर ये V बट्टा R हम रखते हैं, तब देखिए क्या मिलेगा। I की जगह पर क्या धर सकते हैं? V बट्टा R, क्योंकि V I बराबर क्या है? V बट्टा R। ठीक है, इसके जगह पे ये डाल सकते या इसके जगह पे ये डाल सकते। तो हम I के जगह पे V बट्टा R डालते, तो V बट्टा R देखिए डालते, तब हमें क्या मिलता? V बट्टा R बराबर इधर क्या है? V इंटू 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 और प्लस 1 बट्टा R3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से भी कट जाएगा, तब हमें क्या मिला? 1 बट्टा R1 या 1 बट्टा सिंपल R बराबर क्या है? 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 और प्लस 1 बट्टा R3। ये दोस्तों आपका सूत्र निकल का आया समांतर क्रम संयोजन का। इसका निकल का आया समांतर क्रम संयोजन का। 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। इतना बात आपको समझ में आ गया दोस्तों? तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो जो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।